नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे रासायनिक विज्ञान के एक टॉपिक से और उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। रासायनिक विज्ञान का आज जो टॉपिक अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक है पदार्थ। इसके अंदर बात करेंगे 20 क्वेश्चनों के अंदर पदार्थ है वो कितने प्रकार के हैं, पदार्थों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पदार्थों की जो कौन सी अवस्था है वो परिवर्तन होती है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। कोई भी विद्यार्थी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या एसएससी अदर कोई ऐसी तैयारी कर रहा है जिसके अंदर साइंस पूछी जा रही है, टॉपिक वाइज साइंस की अपनी क्लासेस चल रहे हैं, तो उन तक क्लास को ज़रूर शेयर करें। क्लास को पूरी देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात की गई हैं। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको इनमें से बताऊंगा, आप ही अपने साथ साथ में ऑप्शन को राइट करते जाइए, देखना 20 में से कितने सही हो रहे हैं। अगर मुख्यतः अगर माना जाए तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाए अभी तक कुल वैज्ञानिकों द्वारा कितनी अवस्थाएं हैं, तो टोटल 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की अभी तक ज्ञात हो गई है। 5 कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव, गैस, और चौथी आपकी प्लाज्मा, और 5वीं आपकी बोस-आइंस्टीन है जो आपकी अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका कन्फर्म हो गया कि मुख्यतः 3 प्रकार है और अभी तक ज्ञात का पूछा जाए तो 5 प्रकार की पदार्थ की अवस्था अपने को प्राप्त हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हवा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हवा या वायु है जो किसका एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखना। एक आपका समांगी मिश्रण है और दूसरा अपना विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी मिश्रण होता है जिसके अंदर प्रत्येक गुण है, जितने भी तत्व है उनके पदार्थों के गुण है वो समान होते हैं, और विषमांगी के अंदर है वो आपके गुण क्या है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हवा है जो आपका समांगी मिश्रण है, यानी हवा के अंदर आप अलग अलग तत्वों को नहीं बता सकते, वो एक ही गुण है। विषमांगी है उनके अलग अलग है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तत्व के सूक्ष्मतम कणों को क्या कहते हैं। यानी कि तत्व के छोटे से छोटे कण हैं उनको क्या कहा जाता है। तत्व के मैं बारे में आपको बताता हूँ। तत्व सबसे शुद्धतम पदार्थ होता है। तत्व क्यों कहा जाता है? यानी किसी पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का विभाजन नहीं न हो, किसी भी पदार्थ का विभाजन न हो, वो तत्व कहलाता है। उसके अंदर किसी भी पदार्थ को आप मिला नहीं सकते, वो आपका तत्व है। जैसे आपका सोना है, चांदी है, ये क्या है, लोहा है, ये तत्व है। तो तत्व के सबसे छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और परमाणु से क्या बनता है? आपका अणु बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर अपना सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। अगर कहा जाए तो पदार्थ है इनको 2 भागों में बांटा गया है। कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं और कुछ आपके भौतिक पदार्थ होते हैं। भौतिक पदार्थों के अंदर 3 भाग होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। रासायनिक पदार्थ है उनके अंदर वो 2 भागों में होता है, एक तो आपके होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे आपके होते हैं मिश्रण। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंदर आपके तत्व और यौगिक आ जाते हैं, फिर से ध्यान में रखना है। और मिश्रण के अंदर आपके समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आ जाते हैं। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको भी पता रहे। इसका अपना राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिस पदार्थ का आकार परिवर्तनशील है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी जिस पदार्थ का आकार है वो अनिश्चित है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। अगर बात करते हैं ठोस की, तो ठोस का आपका जो आकार और आयतन ये दोनों ही क्या होता है, निश्चित होता है, आपको पता है। और जो गैस होती है
इसका आकार और आयतन है वो क्या होता है आपका निश्चित नहीं होता है। द्रव है, द्रव का आपका आयतन है वो तो क्या होता है निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार है उसका अनिश्चित होता है। द्रव का आकार है किसी भी आकार में डाला जा सकता है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। साथ में तीनों का बता दिया है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, गैस का दोनों ही अनिश्चित होता है, लेकिन द्रव है इसका आकार है निश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन है द्रव का निश्चित होता है। चौथी अवस्था जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के आपका आकार या आयतन है वो निश्चित नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, देखो निम्न में से किस पदार्थ की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा है सबसे अधिक किस पदार्थ की होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि गैस की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। गैस के अंदर जो आकर्षण बल है वो कम होगा, इनके बीच में इनके छोटे छोटे कणों के बीच में दूरी है वो ज़्यादा होगी, तो गैस का विसरण जो गतिज ऊर्जा है गैस की सबसे अधिक होगी। और सबसे सबसे कम गतिज ऊर्जा अगर पूछी जाए तो किसकी होगी, तो होगी आपकी ठोस की, क्योंकि ठोस भारी कण है, आकर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है, तो सबसे कम आपके ठोस है, सबसे अधिक गतिज ऊर्जा है वो गैस की है। राइट आंसर अपना सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, किस पदार्थ में विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होता है, यानी कि विसरण की जो दर है वो सबसे अधिक तीव्रता में किस पदार्थ की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर होगा गैस। गैस के अंदर विसरण की दर सबसे अधिक होती है, क्योंकि जो गैस का फैलाव है अगर आप देखते हो तो बहुत ही अधिक हो जाता है, एकदम से फट जाती है, तो विसरण का मतलब होता है फैलना, तो गैस का सबसे अधिक है विसरण की दर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो ठोस पदार्थ है वो किस में जा रहा है, द्रव में जा रहा है। अब कोई ठोस पदार्थ जब द्रव अवस्था में बदल रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे गलन अवस्था। क्या कहोगे, गलन अवस्था कहोगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट यानी जब कोई सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है कि जब कोई द्रव पदार्थ है वो अगर ठोस के अंदर बदल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ये आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के बताओगे कि द्रव पदार्थ है जब ठोस में बदलता है तो उसे क्या कहेंगे, ये आप कमेंट में बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलनीकरण, गलन या मेल्टिंग पॉइंट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में न बदलकर सीधे गैस में अगर बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बाकी तो कम पूछा जाता है। मैं बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपने सभी को याद भी है, रटा हुआ भी है, ऊर्ध्वपातन होता है। यानी कि कोई ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो द्रव में नहीं बदलता है और वो सीधे ही गैस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। जैसे आप बात कर लेते हैं अपन कपूर की, तो कपूर जब जलता है तो द्रव में नहीं सीधे ही आगे गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो कपूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके और उदाहरण भी अगर आपको देखने हैं तो आप देख लेना। आयोडीन है, गंधक है, ठीक है, ये इनके उदाहरण है। अमोनिया है, ये इनके उदाहरण है। तो ठोस आपका किस में बदल रहा है, गैस के अंदर बदल रहा है। लेकिन जब आपका गैस है अगर ठोस के अंदर बदल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे निक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे अपन उसे, उसे अपन कहेंगे निक्षेपण, जिसका मतलब होता है अपना क्या नाम होता है, डी पोजिशन। इसे क्या कहते हैं, डी पोजिशन कहते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भूपृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना बी, यानी ऑक्सीजन।
सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपके सिलिकॉन तत्व है वो पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज पाया जाता है? लगभग 46.6% है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है भूपृथ्वी पर, और 28% दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन पाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, बी इज करेक्ट आंसर। और कितने परसेंटेज पाया जाता है ये भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थों में मुख्यतः कितने परिवर्तन होते हैं? यानी कि पदार्थों के अंदर परिवर्तन कितने होते हैं? तो मुख्यतः पदार्थों के अंदर 2 परिवर्तन होते हैं। राइट आंसर अपना बी होगा। कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। एक तो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें कोई भी पदार्थ है उसको आप पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हो, पुनः पूर्व अवस्था में ला सकते हो। इसका कहने का मतलब है पूर्व अवस्था में ला सकते हो, उसे कहा जाता है भौतिक अवस्था। रासायनिक अवस्था होती है कि आप किसी भी पदार्थ को है उसकी पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हो, वो हमेशा स्थायी परिवर्तन होता है उसके अंदर, और भौतिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तन होता है। तो पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि पानी का वाष्प में बदलना, कि पानी को आप वाष्प में बदलोगे तो उसको आप फिर उस वाष्प को पानी में बदल सकते हो। तो ये आप क्या है, पुनः पूर्व अवस्था में आ गया, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, खाने का पकना, दूध का दही में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इनको आप दोबारा वापस नहीं बना सकते हो। दही को दूध आप वापस नहीं बना सकते हो। खाना पक गया तो उसको वापस आप हरी सब्जी वो नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पानी का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके अलावा एक दो और लिख लेना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये कुछ भौतिक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में लिख लेना मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मिश्रण प्रकृति में किस प्रकार का हो सकता है? यानी जो मिश्रण है वो किस प्रकृति का हो सकता है? तो मैंने आपको बताया मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक समांगी और एक विषमांगी। तो इसका राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का ही होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई पदार्थ अगर लिक्विड अवस्था में है और वो गैस अवस्था में अगर बदल रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसका अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि वाष्पीकरण। जब लिक्विड है वो किस में हो गया? गैस में परिवर्तन हो गया, तो आप उसे वाष्पीकरण कहोगे। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस पदार्थ जो था आपका वो सीधे ही गैस के अंदर बदल गया। संघनन का मतलब होता है कि आपका जो लिक्विड पदार्थ है वो आप किस में बदल गया? ठोस अवस्था में बदल गया। यानी जब जो द्रव है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है तो संघनन। ठीक है, सॉरी, इसका चेंज कर लेना। इसके अंदर है कि जब कोई संघनन का मतलब होता है कि जब कोई गैसीय पदार्थ है वापस लिक्विड में आ जाता है, कंडेंसन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जब कोई लिक्विड गैस अवस्था में बदलता है या वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्प अवस्था में बदलता है, उसे वाष्पीकरण कहेंगे। और जब कोई गैसीय पदार्थ है वो लिक्विड में आ जाता है तो उसे संघनन या कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका विपरीत संघनन है, यह भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, यानी नमी। ठीक है, जो नमी होती है वो वाष्पीकरण की दर को हमेशा कम करती है।
बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, लोहे पर जंग लगना, ये किसका उदाहरण है आपका? यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जिस गुण के कारण किसी पदार्थ को पीट कर पतले तार बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी किस गुण के कारण, किस गुण के कारण किसी पदार्थ को पीट कर पतले तार बनाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि तन्यता। तन्यता के कारण ही किसी पदार्थ को आप पीट कर पतले तार के रूप में बनाए जा सकते हो। लचीलापन है, आप किसी पदार्थ को पीटोगे तो फिर भी वो अपनी वापस अवस्था में आ जाएगा। कठोरता है, किसी पदार्थ है उसको अगर आपको पीट पीट कर पतला चद्दर बना सकते हो। भंगुरता होती है कि आप किसी पदार्थ, लोहे के टुकड़े को कूटोगे, आप पीटोगे तो उसका वो टूट कर उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो इनके जो पदार्थ होते हैं उनके गुण ये होते हैं चारों ही। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठोस अकार्बनिक मिश्रण पदार्थों का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है, जो मिश्रण की पृथक्करण विधियां हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ये भी आपको याद करना है। ठोस अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जैसे समुद्र जल से अपन नमक की तैयार करते हैं, ठोस अकार्बनिक पदार्थ है, तो उनको किस विधि से तैयार किया जाता है, अलग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बी। नहीं, रवाकरण विधि, क्रिस्टलन विधि होती है। इसके अंदर जो ठोस पदार्थ है किसी जल के अंदर घुले हुए हैं तो उनको आप अलग करना है, तो उनको गर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो ठोस पदार्थ है क्रिस्टल के रूप में जम जाएंगे। ठीक है, जैसे समुद्री जल से है वो अपन क्या करते हैं, नमक को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ठोस अकार्बनिक पदार्थों को अलग कैसे किया जाता है? रवाकरण विधि से अलग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आसवन विधि है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो इसे जो आसुत जल है उसको तैयार किया जाता है आसवन विधि से। इसमें क्या करता है, किसी जो पानी है उसको गर्म करके फिर धीरे धीरे इसको भी ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन विधि है, जो भूमि से पानी निकालते हैं तो उसे फिल्ट्रेशन विधि है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। विसरण विधि है, इसके अंदर जो दो दो गैसें अगर आपस में मिल जाती है तो उनको अलग है, गैसों को गैसों से अलग करने के लिए विसरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ भी बताता हूँ आप उनको भी जरूर गौर करना, आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल के एक अणु में परमाणुओं की कितनी संख्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल के एक अणु में परमाणुओं की कितनी संख्या है? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, जल एक है वो आपका यौगिक है। जल क्या है? यौगिक भी है। और जल आपका, ठीक है, जल क्या है आपका? यौगिक है, ये ध्यान रख लेना। और हवा क्या है? हवा मिश्रण है। तो जल के अंदर ये पूछ रहा है एक अणु के अंदर है वो कितने परमाणुओं की संख्या है? तो दो तो हाइड्रोजन के हो गया और एक आपका ऑक्सीजन का हो गया। तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3 परमाणुओं की संख्या हो गई है। तो अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर होगा H2O। ठीक है, यानी अणु, अणु को, परमाणु का मतलब होता है यह एक अणु है, इसके अंदर परमाणु कितना है? तो जैसे O है तो O का एक होगा, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 परमाणु आपके हो जाएंगे। और ये आपका जल क्या है? जल एक यौगिक है। अगर पूछ लिया जाए कि जल क्या है तो जल यौगिक है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो क्या रहता है? 1:8 का रेशो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, किस पदार्थ की विसरण दर सबसे कम होती है? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि विसरण दर सबसे अधिक किसकी होती है? तो गैस की होती है। तो सबसे कम विसरण दर आपकी किसकी होगी? तो ठोस की सबसे कम विसरण दर होगी। ठीक है, तो राइट आंसर अपना ए है, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सूर्य और तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या आपकी प्लाज्मा है? ठीक है, प्लाज्मा आपने क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। और प्लाज्मा की पहचान है वो किसने की थी? विलियम क्रूब्स ने इसकी पहचान की थी। प्लाज्मा के अंदर आयतन और आकार इसका दोनों ही निश्चित नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। प्लाज्मा है इसका जो तापमान है वो सबसे अधिक है।
क्या इसका टेम्परेचर है वो बहुत अधिक है, लगभग इसका टेम्परेचर कितना है आपका, तो 20,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और इस तापमान के कारण ही सूर्य और तारों के अंदर जो ऊष्मा जो बनती है वो किसके कारण बनती है, वो प्लाज्मा के कारण ही बनती है। तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका, उच्च ताप, यानी हाईएस्ट जो है टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उसके कारण ही सूर्य और तारों में ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो प्लाज्मा के कारण होती है। इसीलिए पूछा गया है कि प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका अपना राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, तो प्यारे विद्यार्थियों ये 20 क्वेश्चन थे साइंस के, और पदार्थ का जो टॉपिक है इनमें से 15-20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताए। इनके अलावा भी आप अगर टॉपिक पढ़ोगे तो उनके अंदर आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मिश्रण की विधियाँ और देख लेना। और पदार्थ की जो अवस्थाएं परिवर्तन होती है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो उनको भी याद करना है, क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। एक्स्ट्रा भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं। क्लास को अगर आपको अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साइंस के अपने टॉपिक वाइज क्लासें हैं, ये डेली ये आती रहेगी, अलग अलग क्लास की, अलग अलग टॉपिक वाइज की क्लासें, क्वेश्चन आते रहेंगे। आपको किस टॉपिक की अगली क्लास चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। चलो प्यारे साथियों, आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।